बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रे एकेडमी पर। यह है वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 7वीं के विज्ञान विषय का जो 5वां अध्याय है अम्ल, क्षारक और लवण। वीडियो के पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं, क्या इनके गुण धर्म है, कैसे इनकी पहचान की जाती है, सूचक, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। वीडियो के इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण और उदासीनीकरण की क्या उपयोगिता है। तो लेट अस लर्न टुगेदर। इससे पहले कि हम अपने मुख्य विषय को डिस्कस करें, जो दर्शक इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा करके ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और उसके बाद इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचे और वो इसका लाभ ले सकें। अपने बिना समय को व्यर्थ किए अभी हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज वीडियो के सेकंड पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। हमारा टॉपिक है आज का उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उदासीन पदार्थ लवण, उदासीन पदार्थ लवण और जल का निर्माण होता है, और जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण कहलाती है। निर्माण होता है उदासीनीकरण कहलाती है। देखिए अभी हमने पिक्चर पढ़ा था, मैं संक्षेप बताता हूं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लेकिन उसको लाल कर देते हैं, उन पदार्थों को क्या होते हैं? अम्ल। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लेकिन उसके रंग को बदल करके नीला कर देते हैं, वो कहते हैं क्षार। अगर हम दोनों को मिला देते हैं, ये क्या होगा? अम्ल, और अम्ल के साथ मिलेगा क्या? क्षार। ठीक है, एक क्षार या क्षारक भी कह देते हैं। उसके बाद में एक चीज बनती है हमारी लवण। ये लवण क्या होता है? उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन। और साथ में बनता है H2O, जिसको हम जल भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जल। ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक उदाहरण को देख करके मैं समझा देता हूं। जैसे ये ले लीजिए HCl, ये क्या गया? HCl में आ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी चीज हम लेते हैं NaOH। NaOH, ये NaOH का Na के साथ सूत्र होता है सोडियम का, Na सोडियम, और OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। Na क्या हो गया? सोडियम, और OH हो गया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब ये तो दोनों मिलेंगे तो ये क्या हो गया? Na+Cl। ये क्या हो गया? NaCl। ये क्या हो गया आपका? NaCl। यानी ये है लवण, जिसको हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं। ये वो नमक है, ठीक है, साधारण नमक। और देखिए H और H, 2 H हो गए, प्लस में क्या हो गया? H, एक H ये तो 2 H हो गए, 2 लिख दिया, और एक ऑक्सीजन, ये OH2, यानी ये H2 कहता है जल। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षारक डाला जाता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नमक नाम का लवण पैदा होता है। यानी लवण क्या है? एक उदासीन पदार्थ है जिसका एक भाग तो क्या है? अम्ल का होता है और दूसरा भाग क्षार का होता है। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे और साथ में बनता है जल। इसके साथ में होता है ऊष्मा उन्मोचित होती है, क्योंकि जो ऊष्मा, ये जो उदासीनीकरण की क्रिया है, यह कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं? यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है
उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे हमने कोयले को जलाया, यानी जलाने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं दहन, वो सारी की सारी क्या है, ऊष्माक्षेपी। कोयले को जलाने से ऊष्मा पैदा होती है। जब एक अम्ल में दूसरे किसी क्षार को मिलाया जाता है तो लवण बनेगा और जल बनेगा, साथ में उत्पन्न होगी ऊष्मा, साथ में क्या होगी, ऊष्मा। यह है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एक उदाहरण ले लेता हूं। ये कहता है कि चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH, और OH को ब्रैकेट में लेके बाहर के 2, ये होता है चूने का पानी। ये क्या है, चूने का पानी। चूने के पानी में H2SO4, H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये देखिए यहां अगर मैं इसको लिखता हूं, ये OH और ये H मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे H कितने हो गए, 2, और यहाँ पे H कितने हो गए, 2। ठीक है, तो यानी क्या मिल गया, H2 2H2 हो गया, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ये और 2 ये। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, 2, तो ये हो गया H2, 2 जल क्या होंगे। अब क्या बच गया, Ca और SO4, ये हो गया आपका Ca, C कैपिटल A स्मॉल, S कैपिटल O कैपिटल 4 स्मॉल, CaSO4। ये क्या है, कैल्शियम। Ca क्या, ये Ca किसका संकेत होता है, कैल्शियम का, और SO4 क्या होता है, कैल्शियम, और SO4 क्या होता है, सल्फेट। SO4 क्या होता है, सल्फेट। तो पूरा अगर दोनों को देखें तो क्या हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक लवण है। कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक लवण, और साथ में पैदा हुई ऊष्मा, क्या हुई, ऊष्मा। तो ये है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर पेपर में पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, अम्ल और क्षार। ये क्या है, अम्ल और क्षारक के बीच में, ये ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखते समय मिट जाएगा, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उदासीन पदार्थ लवण और जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण कहलाते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ लिख देना आप, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात ऊष्माक्षेपी क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। वो क्या उपयोग है वो मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण का दैनिक उपयोग। ये तो प्रक्रिया है अभी जो हमने पढ़ी, उदासीनीकरण ये क्या है, इसका दैनिक उपयोग क्या है। तो देखिए यहां इसने क्या दिया है, जो दैनिक उपयोग में दिया है, पहला क्या है, अपाचन, दूसरा है चींटी के दंत का उपचार, और तीसरा मृदा का उपचार, और चौथा है कारखानों का अपशिष्ट। ये 4 विशेष प्रकार के उपयोग दैनिक जीवन में कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, जिनको हम विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम पहली बात कर लेते हैं अपाचन। क्या कर लेते हैं, अपाचन क्या होती है, वह अवस्था जिसमें मनुष्य के मानव शरीर में, मानव आमाशय में अधिक अम्ल का स्राव होता है। अधिक अम्ल का कौन सा अम्ल होता है, अधिक हाइड्रोक्लोरिक, H कैपिटल C कैपिटल और L HCl, अम्ल का स्राव होता है, अम्ल का स्राव हो जाता है, स्राव होता है, जिससे खट्टी बेकार आती है, मैंने बताया था ना कि अम्ल जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, तो उससे ढकाल कैसे आती है। ठीक है, इस अवस्था को बोलते हैं अपाचन। यानी जो भोजन हमारे आहार नाल में प्रवेश करता है, आहार नाल में जाने के बाद जो सुपेला भाग होता है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ता है। भोजन को पचाने में इसकी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में जब ये हो जाता है तो ये अंदर जलन पैदा करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि सीने में जलन हो रही है, हार्ट बर्निंग नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, हार्ट बर्निंग। ठीक है, हार्ट बर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब अम्ल ज्यादा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अपाचन। खाया पिया जो है वो सही से उसका पाचन नहीं हो पाता, तो इसको
ठीक करने के लिए उदासीनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखो ये समस्या क्या है, अपाचन की किसकी वजह से हुई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बढ़ने की वजह से हुई। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को न्यूट्रलाइज करेंगे यानी उदासीन करेंगे, किस तरह से, प्रति अम्ल के द्वारा। क्या है, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल कहते हैं वह पदार्थ जो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है और अपाचन या अपाचन का दूसरा नाम होता है अति अम्लता। क्या होता है इसको बेटा, अति अम्लता। देखो अम्ल तो होना जरूरी है, लेकिन यह आवश्यकता से अधिक होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, अति अम्लता का निदान करने में, इनको दूर करने के लिए उपयोग में किया जाता है, दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज से पेपर में कई बार अलग से पूछते हैं कि प्रति अम्ल क्या आता है, वह पदार्थ तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये पहली बात, इसकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय है, यानी इसकी जो पीएच होती है वो 7 से 14 के बीच में होती है। और ये अपाचन यानी अति अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण जैसे दूध या मिल्क, दूध या मैग्नीशियम बोलते हैं, दूध या मैग्नीशियम, दूध या मैग्नीशियम, ये तो एक सामान्य नाम हो गया, इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या है, देखिए हमारा ये अम्ल कौन सा होना, HCl। ये HCl कहां पे है, अमाशय में। और जैसे हमने ये लिया MgOH होल ट्वाइस 2, ठीक है, तो ये 2 ये ले लेंगे 2HCl, क्योंकि अम्ल बहुत ज्यादा है तो ये 2HCl हो गया। HCl में से क्लोरीन और यहां से मैग्नीशियम गिरेगी, तो ये क्या बनेगा, MgCl2, ये हो गया लवण। और लवण होने का इसका मतलब क्या है, ये उदासीन, ये क्या गया, उदासीन। OH 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यानी ये क्या बना देगा, 2H2, जल के 2 अणु बनेंगे, ठीक है, जल। तो ये देखिए भैया, अभी तक अमाशय में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आवश्यकता से अधिक था, आवश्यकता से अधिक होने के जब इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी दूध या मैग्नीशियम मिलाया गया, दूध या मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक उदासीन लवण बनाया और साथ में बनाया जल। तो ये जो अति अम्लता थी जिसकी वजह से हार्ट बर्निंग और खट्टी डकार आ रही थी, ठीक है, कहते ना जलन हो रही है यहाँ पे हमारे सीने में, जलन, बर्निंग मतलब जलन, हार्ट बर्निंग, यहाँ पे हमारा हार्ट भी स्थित होता है, तो यहाँ आसपास डोडिनम का कुछ पार्ट और जो हमारी फुट पाइप है वहां ये यहाँ लगभग स्थित होती है। इस कारण से क्या होता है, इसके नजदीक क्षेत्र से होने के कारण से फील ऐसा होता है कि हार्ट में जलन हो रही है, तो वो इसलिए इसका नाम दिया गया हार्ट बर्निंग। तो प्रति अम्ल के द्वारा जो पहला उपयोग हमें आ रहा है वह है अपाचन का उपचार करना। ये उदासीनीकरण का पहला जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं एक महत्वपूर्ण विषयानुसार है। दूसरा कहता है चींटी का डंक, दूसरा कहता है चींटी का डंक, चाहे वो चींटी है या कोई दूसरे अन्य जैसे मधुमक्खी है, ततैया है और जो अन्य जो कीट है जो काट लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके जो डंक होता है वो अपने डंक के द्वारा एक अम्ल छोड़ते हैं भीतर। चींटी के डंक में, हमारा जो टॉपिक है चींटी, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है बेटा, क्या होता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। ये फार्मिक अम्ल जो है वो जलन पैदा करता है, जिससे जलन होती है, जब चींटी लड़ती है ना तो उससे जलन पैदा होती है, ठीक है। इसका उपचार करते हैं कौन, इसे मीठा सोडा, मीठा सोडा तो सामान्य नाम है, इसको रासायनिक रूप से क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र होगा Na, ये तो हमारा सोडियम, हाइड्रोजन का सूत्र हो गया H और कार्बोनेट का सूत्र CO3, ये हो गया कार्बोनेट। ये मीठे सोडे का रासायनिक सूत्र है। जब
फॉर्मिक अम्ल के अंदर वो अम्ल हो गया और ये क्या आ गया, क्षार। तो ठीक है, दोनों मिलेंगे तो क्या जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो जब भी चींटियां लड़ जाए तो क्या लो, फॉर्मिक अम्ल यानी मीठा सोडा लो, उसको थोड़ा सा पानी में गीला करो और उसका पेस्ट बना करके जहां से क्या लगे वहां लगा लो, थोड़ी ही देर में आराम हो जाएगा। क्योंकि चींटियों के डंक में जो फॉर्मिक अम्ल है उदासीनीकरण हो जाएगा उसका, और क्या है जो अम्ल का प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। अगर मीठा सोडा है उसके अतिरिक्त एक दूसरी चीज होती है कैलामाइन। क्या है, कैलामाइन। जो कैलामाइन है एक सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम है जिंक कार्बोनेट। क्या होता है इसको, जिंक कार्बोनेट। ये जो जिंक कार्बोनेट होता है इसका सूत्र क्या होता है, जिंक होता है Z कैपिटल N स्मॉल और कार्बोनेट का C कैपिटल O कैपिटल और 3 स्मॉल, ZnCO3। ये भी क्या है, क्षारीय प्रकृति है, ये भी क्या है कि क्षारक है। तो जब भी चींटियां काट ले और चींटियों के काटने से त्वचा में फॉर्मिक अम्ल की वजह से जलन होने लगे तो आप तुरंत क्या करें, मीठा सोडा लें, उसको पानी में थोड़ा गीला करें और इसको वहां मल लें। अगर आप कैलामाइन के साथ भी यही करेंगे, यानी मीठा सोडा के लिए कैलामाइन लेंगे, जिंक कार्बोनेट, तो भी वही काम करेगा। यानी क्रिया क्या हुई है, उदासीनीकरण। तीसरा हमारा क्या है, मृदा का उपचार। देखो मृदा क्या होती है, किसान जब खेती करता है तो वो अपनी फसल को उगाता है। कभी कभी अनेक कारणों से खेती के अंदर आजकल बहुत सारे रसायनों का उपयोग होने लग गया, तो भूमि है उसकी जो पीएच वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 के बीच में क्या होता है, जो होता है वो क्या होता है, अम्ल, और 7 पे क्या होता है, उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक जो पीएच मान है वो क्या जाएगा आपका, क्षारक। ठीक है, तो हम जो विभिन्न प्रकार के कृषि में रसायनों का उपयोग करने लगे हैं, इस कारण से क्या होता है कि धरती की जो मिट्टी है, मृदा क्या होती है, मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत है जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस नाम का पदार्थ होता है, और ये पौधों के उगने की सबसे उपयुक्त मतलब परत होती है मिट्टी की। ठीक है, सबसे ऊपर वाली परत मृदा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो पौधों के उगाने के लिए आवश्यक है। वो क्या होता है कि देखिए मृदा का उपचार कैसे करते हैं, मृदा का उपचार क्या होता है, पहले एक बात करते हैं, क्षारीय मृदा होगी। क्या होगी, क्षारीय मृदा यानी जिसकी पीएच 7 से लेकर 14 के बीच में होगी। ठीक है, 7 से 14 के बीच में होगी। जब बहुत अधिक जो उर्वरक है, एक तो खाद होती है, एक उर्वरक होता है, प्राकृतिक रूप से गोबर आदि के सड़ने गलने से जो जैविक खाद बनती है जिसको हम कंपोस्ट भी बोलते हैं, एक तो वो होती है। दूसरी होती है कि जो रसायनों के द्वारा बनाई जाती है, जैसे यूरिया है। आपने देखा यूरिया के बैग आते हैं कट्टे। अगर बहुत अधिक खाद का इस्तेमाल किया जाए या कभी कभी जमीन से जो पानी निकलता है वो पानी खारा होता है, खारा पानी अगर भूमि में दिया जाए तो जो भूमि होती है वह क्षारीय हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्षारीय। जब मृदा क्षारीय हो जाती है यानी उसकी पीएच कितनी होगी, 7 से 14 के बीच में होगी। अब फसल उत्पादन क्या है, घट जाएगा। तो क्षारीय मृदा में क्या डाला जाएगा, उसके अंदर कंपोस्ट जैविक खाद डाली जाएगी। जैविक खाद को बोलते हैं कंपोस्ट खाद। ठीक है, यानी गोबर या पेड़ पौधों की पत्तियां या अपशिष्ट जो कार्बनिक अपशिष्ट उनके सड़ने गले से जो खाद बनती है उसको बोलते हैं जैविक खाद। जब जैविक खाद को मिट्टी में डाला जाता है तो जैविक खाद से क्या होते हैं, जीवाणु पैदा होते हैं भूमि में। क्या है, जीवाणु। और ये जीवाणु क्या करते हैं, अम्ल विमोचित करते हैं, निर्मोचित करते हैं, यानी अम्ल का निर्माण करते हैं। देखिए इन अम्ल जीवाणुओं ने जब हमने खाद का इस्तेमाल किया, जैसे आप कोई चीज सड़ने गलने वाली है, वहां पर जीवाणु पैदा हो गए, खाद हमने डाला, जीवाणुओं से क्या बन गया, अम्ल। अब यहाँ पे धरती कैसी है, क्षार वाली। ये क्षारीय होता है, ये 5 से 14 के बीच में मिट्टी कैसे क्षारीय है। और जैविक खाद से क्या बन गया, जीवाणु ने क्या बनाया, अम्ल। दो अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, अम्ल पलक्ष में क्षार, तो क्या आ जाएगा आपका उदासीन।
यानी ये क्या है, मध्यजीक होगी। और भूमि को उदासीन अवस्था में इस्तेमाल करने पर उसके अंदर फसल अच्छी प्रकार से पैदा होती है, यानी जो उर्वरकता है वो उदासीन भूमि में अधिक होती है, ठीक है ना, अम्लीय न क्षारीय। कुछ विशेष फसलों के लिए वो बात अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः सिद्धांत ये है। अगला क्या है, हो सकता है कि जो भूमि है वो कैसे हो जाए, अम्लीय, क्या जाएगा, अम्लीय भूमि, अम्लीय भूमि हो जाए, भूमि के अंदर अम्ल हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं भी कारणों से अगर ये अम्लीय भूमि हो जाती है, जैसे बहुत अधिक जैविक पदार्थ का इस्तेमाल कर लिया तो बहुत ज्यादा जीवाणु हो जाएंगे, वो भूमि को कैसा बना देंगे, अम्लीय। अति अम्लीयता भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या देता है, अति अम्लीय भूमि को, अम्लीय भूमि में, अम्लीय भूमि में बुझा हुआ चूना, बिना बुझा, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना या बिना बुझा चूने का सूत्र होता है बेटा CaO, ओ या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या था बेटा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये डाला जाता है। बुझा हुआ का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर उसमें पानी मिला दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बस ये है। पानी मिलाने से पहले जो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड है, वो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा चूना, और उसके अंदर पानी मिला दिया तो क्या हो गया, CaOH2, ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। ये दोनों के दोनों क्या आते हैं, बुझा हुआ चूना, और ये क्या आते हैं, क्षारक, कहते हैं क्षारक। और भूमि कैसे है, अम्लीय, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन। यानी क्या है, जब भूमि की pH, जब भूमि की यानी मिट्टी की pH, जब मिट्टी की pH 0 से 7 के बीच होती है, 0 के 7 के बीच होती है, उसे अम्लीय भूमि बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, अम्लीय भूमि। अम्लीय भूमि का उपचार भूमि में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना डालकर किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना क्षारक प्रकृति के होते हैं, तो ये भूमि की अम्लीयता के साथ क्रिया करके अम्ल और क्षार की क्रिया यानी उदासीनीकरण क्रिया द्वारा भूमि उपचारित हो जाती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्षारीय मृदा के बारे में, क्षारीय मृदा क्या होती है, तो यहां से लिखिए, जब मिट्टी की pH 7 और 14 के बीच होती है तो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। इस उपचार करने के लिए इस मिट्टी में जैविक खाद यानी कंपोस्ट डाली जाती है। जैविक खाद से जीवाणु उत्पन्न होते हैं, ये जीवाणु अम्ल निर्मोचित करते हैं और जीवाणुओं के द्वारा बनाया गया यह अम्ल इस क्षारीय भूमि के साथ क्रिया करके इसको उदासीन कर देता है। इस प्रकार मृदा का उपचार किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा कारखानों का अपशिष्ट, जो कई बार देखा है अपने जल स्रोतों के नजदीक बहुत सारे कारखाने हैं। ये कारखाने जो निर्मोचित करते हैं अपशिष्ट पदार्थ, वो ज्यादातर क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कारखानों का अपशिष्ट क्या गया, कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों का अपशिष्ट आगे का हमारा चौथा है, जो क्या होता है कि कारखानों से निकलने वाला, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट ज्यादातर अम्लीय होता है, ज्यादातर अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, यानी उसकी pH कितनी होती है, 0 से 7 के बीच। इसीलिए इसे किसी जल स्रोत में छोड़ने से पहले, किसी जल स्रोत में छोड़ने से पहले किसी उपयुक्त क्षारक के द्वारा उदासीन कर लिया जाता है, उदासीन कर लिया जाता है। देखिए बेटा, अगर कारखानों में कोई भी चीज बनाई जा रही है और उसके अंदर ऐसा पानी आ रहा है जिसके अंदर अम्ल घुले होंगे, तो वो पानी कैसा देगा, अम्लीय है। जब उसको किसी नदी के किनारे पर बनी है वो कारखाना, अगर उसको नदी में वो छोड़ेगा तो नदी के अंदर जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली है या कोई दूसरे अन्य जीव हैं, अम्लीय पानी मिलने के कारण से उनके जीवन को खतरा हो जाएगा।
तो ये भी प्रकृति के अंदर जो एक संतुलन होता है, पर्यावरण के अंदर विभिन्न घटक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जलीय जीवों का भी अपना प्रकृति के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, पालिता तंत्र में बहुत विशेष योगदान होता है। तो वो जलीय जीव नष्ट होंगे तो ये भी हमारे पर्यावरण के लिए अहितकर है। इसीलिए जो भी जल स्रोतों के निकट बसे हुए शहर कारखाने हैं, उनके अपशिष्ट को निष्कासित करने से पहले, जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उसका चेक किया जाता है। अगर वो अम्लीय है, ज्यादातर अम्लीय होते हैं, तो उसमें क्षार मिला करके उसको उदासीन किया जाता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे कारखाने हैं जिनके अंदर निकलने वाला अपशिष्ट जो है वो अम्लीय की जगह कैसा है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 7 से 14 के बीच है। तो इसीलिए ऐसे जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उसे उपयुक्त अमल के द्वारा उदासीन करेंगे। यानी अवशिष्ट पदार्थ क्या है, अगर वो अम्ल है तो उसको क्षार के साथ उदासीन करेंगे, और अगर वो क्षारक है तो अम्ल के साथ उसको उपचारित करेंगे। उसके बाद ही कारखानों के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको पानी में छोड़ा जाएगा, जिससे जलीय जीवों को कम से कम हानि हो। तो इसी के साथ एक बात और याद आती है, अम्लीय वर्षा, और ये पाठ इसी के साथ पूरा हो जाता है। क्या होता है, एक प्रश्न आता है अम्ल का टॉपिक चला ना, जल में अम्ल, अम्लीय वर्षा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक है। तो देखो, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड, इसका सूत्र मैं ना साथ में ही लिख देता हूं, बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। C कैपिटल O कैपिटल 2 स्मॉल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर यहां लिख देता हूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे सूत्र बना, सल्फर का संकेत क्या आता है, S, डाई का होता है 2, ऑक्साइड का होता है ऑक्सीजन, SO2, कार्बन के अंदर है कार्बन यानी C, ऑक्सीजन यानी O, डाई यानी 2, डाई कार्बन डाइऑक्साइड, और आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के अनेक प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैं बताऊं NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, NO2 भी होता है, ये NO2 भी होता है, N2O3 भी होता है, ये अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होने से वर्षा के समय, वर्षा के जल के साथ ये गैसें क्रिया करके कर्मशय का मतलब बेटा CO2 मिलेगी जल में, तो क्या बनाएगा, कार्बनिक अम्ल। क्या बनाएगा, कार्बनिक अम्ल। और सल्फर डाइऑक्साइड जल में मिलेगी तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। और अगला है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इस प्रकार की वर्षा, जिसमें अम्ल होते हैं उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, आपका प्रश्न आता है कि बात की अम्लीय वर्षा क्या होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नहीं लिखा मैंने, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन यहां ले देता हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जब वायु में होते हैं तो जब बादलों से पानी आता है तो ये पानी, जैसे पानी का सूत्र कहता है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहां पे है तो C मिलकर क्या बनेगा, H2CO3 होता है कार्बनिक अम्ल। अगर बादलों से आने वाले पानी ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। और तीसरा होता है H2O प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, ठीक है, बनेगा HNO3, ठीक है। ये 3 प्रकार के अम्ल होते हैं वो वर्षा के जल के साथ भूमि पर पहुंचते हैं। इस प्रकार की वर्षा जिसमें अम्ल होता है, अम्ल युक्त इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं।
अम्लीय वर्षा से जल में रहने वाले जलीय जीवों के जीवन को भी संकट आता है, जो घास के मैदान होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, साथ ही साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी सफेद पत्थर से चूने के सफेद पत्थर जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट भी होता है वो सर ये ग्रेनाइट पत्थर होता है वो भी इसमें आता है। जो दूध या सफेद रंग का मार्बल पत्थर होता है उसकी जो दूधियापन है यानी सफेदी है वो खत्म हो जाती है। तो ये इसके अम्लीय वर्षा के नुकसान है, यानी जलीय जीवों को संकट पहुंचता है। जो लोहे आदि से बने हुए पुल और अन्य स्मारक हैं धातुओं से बने हुए वे भी नष्ट होते हैं, उन पर जैसे लोहे की वस्तुओं पे जंग लग जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण से। और अतिरिक्त इसके जो मार्बल से बनी हुई इमारतें हैं सफेद मार्बल से जैसे ताजमहल वो सारे काले पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा ना कई बार कुछ घरों के अंदर आपने देखा पुराने घरों के ऊपर काले रंग की पपड़ी जमी हुई, किस लिए? लंबे समय तक वहां पर वर्षा होती है तो लंबे समय तक बिना किसी तरह की लिपाई पुताई वहां पे की नहीं गई तो लगातार जो है अम्लीय वर्षा के कारण से वहां पर क्षरण होता है और एक काले रंग की पदार्थ की परत बन जाती है। वो विस्तार से बाद में किसी दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय का 5वां अध्याय, हमने इसको पूरा कर लिया है। अभी आप इन दोनों सभी वीडियो को देख करके पाठ्य पुस्तक में जो पीछे अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें अपने स्तर पर हल करने का प्रयत्न कीजिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। फिर मैं आता हूं बाद में आपके साथ एक नया वीडियो लेकर के जिसमें मैं अभ्यास के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा आपके साथ। तब तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।